हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। हमने स्टार्ट किया है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 क्योंकि जेडीजेएलओ एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 आता है तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल वीडियो है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि किसी भी एक्ट को कितना सिंप्लीफाई तरीके से समझा जा सकता है। देखिए, अभी मैंने इससे पहले की जो वीडियो में कवर कराया है वो सेक्शन 16 से ए तक कवर कराया है। ठीक है, मैं आज कराऊंगी सेक्शन 17 को। ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का। और मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, ये थोड़ा टेक्निकल है इसमें एस्पेक्ट, तो आपको इतना इजी तरीके से मैं समझाऊंगी कि आपको क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ ये सेक्शन हमेशा के लिए मेमोराइज रहेगा और हमेशा याद रहेगा कि इस सेक्शन में बेसिकली बात क्या की गई है। देखिए, सेक्शन 17 क्या बात कर रहे हैं। देखो, हम रजिस्ट्रेशन एक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं? हम रजिस्ट्रेशन एक्ट को पढ़ रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, अगर वो कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में राइट जो है क्रिएट कर रहा है, ठीक है, एक्सटिंग्विश कर रहा है, डिसेबल कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ऐसी सिचुएशन में आपको उस डॉक्यूमेंट को क्या है, रजिस्टर कराना पड़ेगा। कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में भी बात की गई है कि कब आप चाहे तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे तो करवा सकते हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सिचुएशंस हैं जहां पर आपको जो डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा है राइट्स को, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में, तो उस सिनेरियो में आपको उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। वो बात करते हैं सेक्शन 17 कि डॉक्यूमेंट्स ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। वो ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। इस सेक्शन को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। एक क्वेश्चन जरूर यहां से बनेगा, इसलिए ध्यान से आपको सुनना है, समझना है, ठीक है। अब देखिए, इसका सबसेक्शन 1 जिस तरीके से बेयर एक्टिव लैंग्वेज है, मैंने उसका जिस्ट आपको लिख के इस नोट्स में बता दिया है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट जो है आराम से बैठना, मैं दोनों ही लैंग्वेज में समझाऊंगी, इजीली आपको समझ आएगा। देखिए, सबसेक्शन 1 में बात की गई है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की, ठीक है, कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना पड़ेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो फिर कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं रहेगा। तो इसीलिए इट्स बेटर कि आप उस डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन करा लें। जैसे कि अब कोई भी डॉक्यूमेंट है रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट जो किससे रिलेटेड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसे रजिस्टर कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ दे क्रिएट मतलब अगर वो डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा है या डिक्लेयर कर रहा है या असाइन कर रहा है या लिमिट कर रहा है या एक्सटिंग्विश कर रहा है कोई राइट, ठीक है, ऑफ वैल्यू 100 रुपीज और मोर, तो ध्यान से समझना। एक डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट में जिस इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में लिखा है, ठीक है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी 100 रुपए से ज्यादा की है और वो डॉक्यूमेंट में ये लिखा है कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी इस पर्सन के पास थी, तो हम दूसरे पर्सन को दे रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहा है अब यहां पर, जो राइट्स है वो ट्रांसफर हो रही हैं। दो वर्ड्स को याद रखना, इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट ट्रांसफर, ठीक है। ये दोनों चीजें अगर हो रही हैं तो रजिस्ट्रेशन कराना इंपॉर्टेंट है। और देखो, मैंने बोला जैसे कि आप कोई भी राइट ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं। अब वो चेंजेस कैसे हो सकते हैं? जैसे कि आपने क्रिएट कर दिया कोई राइट, जैसे हमने सेल की इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो हमने उसमें क्या किया, एक पर्सन ने जब सेल की तो यहाँ पर क्या ट्रांसफर हो रहा है, ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। क्या ट्रांसफर हो रहा है? ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जैसे कि अगर आपने मॉर्गेज पर कोई लैंड दी है, ठीक है, अब मॉर्गेज पर दे रहे हैं तो आपने मॉर्गेज, चूंकि बहुत तरीके के होते हैं, तो आपने कभी किसी मॉर्गेज में अगर आपने यूज करने के लिए दिया, जैसे यूसुफ फैक्ट्री मॉर्गेज हो गया, इनमें आप क्या कर रहे हैं, आप इसमें जो प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसके इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर रहे हैं कि ठीक है, आप पोजेशन इसका ले लीजिए। तो बेसिकली ये कह रहा है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उसका आप क्या कर रहे हैं, कुछ भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें अगर आपको कोई भी राइट है जो क्रिएट कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, तो वो जो डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं उस डॉक्यूमेंट को जाकर रजिस्टर करवा लो अगर उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है। सिंपल, क्लियरिटी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलते हैं।
अब देखिए ये बात क्या कह रहा है, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखिए एक बात याद रखना, अगर आप किसी को इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हैं, ऑलवेज मैंडेटरी, ठीक है, ऑलवेज मैंडेटरी कि आप उसका रजिस्ट्रेशन करा लें, ठीक है। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो क्या होगा, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होगा। समझ रहे हैं? आप कितना भी कह लेना कि ये मुझे प्रॉपर्टी मिली है और इमूवेबल प्रॉपर्टी मुझे गिफ्ट में मिली है, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है, जीरो इफेक्ट, इट मीन्स नो लीगल इफेक्ट, ठीक है। तो गिफ्ट डीड जो होती है उसका रजिस्ट्रेशन, गिफ्ट डीड का मतलब जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट है उसमें लिख दिया पर्सन ने कि ये जो ये लैंड है मेरी, इस पर्सन को मिलनी, मतलब मैं देता हूँ, गिफ्ट करता हूँ ये लैंड, तो वो जो गिफ्ट डीड वो बना रहा है उसका रजिस्ट्रेशन जाके करा लो, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर आप गिफ्ट कर रहे हो वो कितनी भी वैल्यू का हो, डजेंट मैटर। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि 100 रुपीज से ज्यादा की वैल्यू है अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी में, और कोई आप राइट को जो है क्रिएट कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, तो 100 रुपीज से ज्यादा की बात की थी। लेकिन गिफ्ट में तो एक ही सिनेरियो है कि अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट कर रहे हैं, उसकी कोई भी वैल्यू हो, उसका रजिस्ट्रेशन कराना इंपॉर्टेंट है ताकि बंदा बाद में मुकर ना जाए। रजिस्ट्रेशन करा लो। गिफ्ट डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज व्हाट? मैंडेटरी, ठीक है। गिफ्ट डीड का पंजीकरण अनिवार्य है। फिर है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। अब देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट कर रहा है या ट्रांसफर कर रहा है, जैसे मैंने आपको सबसे पहले समझाया था, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा है जो या तो क्रिएट कर रहा है या ट्रांसफर कर रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो राइट है आपका उसको क्रिएट कर रहा है या ट्रांसफर कर रहा है, तो उसको रजिस्टर करा लो। जैसे कि कोई लैंड है, ठीक है, अब वो जो लैंड है मैंने उसको परचेज किया है, तो अब उस इमूवेबल प्रॉपर्टी में वो जो राइट है वो मुझे क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, और मुझे क्या मिल रही है, ओनरशिप मिल रही है। तो ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर जो राइट है जो कि मुझे ट्रांसफर हो रहा है, तो ये जो डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं हम उसको जाकर रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, ठीक है। जैसे सेल डीड है उसका रजिस्ट्रेशन करा लेना है। तो सेक्शन 17 बेसिकली किस पर अप्लाई हो रहा है? सेक्शन 17 किसकी बात कर रहा है? सेक्शन 17 बात कर रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, ठीक है। अब देखिए एक्नॉलेजमेंट ऑफ कंसिडरेशन, एक्नॉलेजमेंट ऑफ कंसिडरेशन। देखो कभी जैसे इसका एग्जांपल है कि पेमेंट और रिसीट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी राइट मस्ट बी रजिस्टर्ड। जैसे कि किसी पर्सन ने ये कहा कि ये कंसीडर किया कि हाँ मैंने 1 लाख रुपए उस पर्टिकुलर लैंड के लिए लिए हैं, ठीक है। तो ये जो पेमेंट रिसीट है ना, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी के राइट से रिलेटेड है कि हाँ 1 लाख रुपए लिए हैं, इसको भी जाके क्या रजिस्टर करा लो। तो जब आप एक्नॉलेज कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं कंसिडरेशन का, ठीक है, तो उसको भी क्या है, रजिस्टर कराना क्या है, इंपॉर्टेंट है। कंसिडरेशन जो रिसीट होती है वो डॉक्यूमेंट क्या है, मैंडेटरी है। भुगतान संबंधी जो दस्तावेज होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं। फिर है लीज, ठीक है। देखो लीज अगर 1 साल से ज्यादा की है, ठीक है, या फिर ईयरली रेंट आप देते हैं, तो फिर वो रजिस्टर करानी जरूरी है, ठीक है। लीज का मतलब कि जब आपने अपनी लैंड किसी को यूज करने के लिए दे दी है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम जब रेंट पे देते हैं तो वो पर्सन हमारी लैंड को यूज ही कर रहा है, तो हमने उसको लीज पर दे दी है, ठीक है। और नेचर क्या है उसका कि वो रेंट की हमें इस पर रेंट दे रहा है, ठीक है। तो आपने क्या किया, लीज पर दे दी है, लेकिन वो लीज 1 साल या 1 साल से ज्यादा की होनी चाहिए, तो उसका रजिस्ट्रेशन करा लो, ठीक है। या फिर अगर आपने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको ईयरली रेंट पर दे रखा है, ठीक है, तो वो भी क्या है, आप उसको क्या करा लो, रजिस्टर करा लो। तो लीज ऑफ 1 ईयर और मोर और ईयरली रेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड। 1 वर्ष या उससे अधिक की लीज रजिस्टर्ड होती है। तो लीज का जो रजिस्ट्रेशन कब रिक्वायर होता है, जब 1 साल या उससे ज्यादा की बात हो। फिर एक कोड डिक्री ट्रांसफर। देखो जब आप बेयर एक्ट में पढ़ोगे ना तो थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स आपको वहां मिलेंगे, लेकिन मैंने आपको ना थोड़ा सिंप्लीफाई तरीके से बता दिया है। जैसे कि मैंने इनमें बताया कोड डिक्री ट्रांसफर, इसमें बेसिकली ये बात की गई है कि अगर कोर्ट कोई डिक्री पास करता है और वो जो डिक्री पास कर रहा है उसमें वो ट्रांसफर कर रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी के राइट्स को, ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, कुछ चेंजेस कर रहा है, तो क्या होगा, उस जो रजिस्ट्रेशन कराना,
रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड इफ डिक्री ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना आपको जरूरी है। कोर्ट डिक्री रजिस्ट्रेशन नीडेड व्हेन प्रॉपर्टी राइट्स ट्रांसफर। आगे समझ, जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, अगर कोर्ट की डिक्री ने सिर्फ डिक्लेयर किया है कोई राइट कि इस इमूवेबल प्रॉपर्टी पे इस पर्सन का ही राइट है, उसने सिर्फ डिक्लेयर कर दिया, जैसे कि मेरी लैंड थी, मैंने जाकर डिक्लेयर करवा दिया ये मेरी ही लैंड है, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई राइट ट्रांसफर नहीं हुआ है उस लैंड से किसी और लैंड, उस लैंड पर किसी पर्सन का राइट ट्रांसफर नहीं हुआ है, किसी और पर्सन को नहीं मिला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोर्ट ने डिक्री पास की इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कि जो लैंड है ये बी की है, ठीक है, जबकि ए दावा कर रहा है मेरी है, लेकिन वो कह रहा है बी की है, अब क्या है, यहाँ पे राइट ट्रांसफर हो रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, फिर कोर्ट जो है उस जो कोर्ट की डिक्री है उसका रजिस्ट्रेशन कराना इंपॉर्टेंट है। तो ये बात होता है कोर्ट डिक्री ट्रांसफर। अभी हमने सारा पढ़ा इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब देखिए इसका सबसेक्शन 1A क्या बात करता है, अग्रीमेंट फॉर सेल। देखिए अग्रीमेंट फॉर सेल क्या है, अग्रीमेंट फॉर सेल एक तरीके का कोई ओनरशिप तो ट्रांसफर नहीं हो रही है ना, एक प्रॉमिस है कि हाँ ठीक है मैं फ्यूचर में आपको ये चीजें बेचूंगा, ठीक है। अब ये की बात कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल मस्ट बी रजिस्टर फॉर प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 53A। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, 2001 से पहले की, जब 2001 की अमेंडमेंट से पहले क्या होता था, जब आप एग्रीमेंट फॉर सेल कर रहे हैं और आप उसको रजिस्टर्ड नहीं करा रहे हैं, अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता था ये, तब प्रोटेक्शन नहीं मिलती थी सेक्शन 53 की। लेकिन फिर 2001 के बाद कहा जाने लगा कि आप अगर कोई एग्रीमेंट टू सेल कर रहे हैं और आप सेक्शन 53 के अंदर, ठीक है, इसका प्रोटेक्शन चाहते हैं, तो फिर आप इसको जरूर रजिस्टर कराइए। सिंपल सी बात, अग्रीमेंट फॉर सेल है, आप चाहते हैं सेक्शन 53A के अंदर आपको प्रोटेक्शन मिल जाए, तो भाई आप जाके उसको रजिस्टर करा लो। और ये बात हमें ये किस अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, 2001 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, ठीक है। सेक्शन 53A रिक्वायर्स रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। फिर है इसका सबसेक्शन 2 एग्जाम्पशन। अब देखिए वो कह रहा है कि कुछ ऐसे भी डीड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, हमने उनको एग्जाम्प्ट किया हुआ है, जैसे कि कंपोजिशन डीड। कंपोजिशन डीड का मतलब होता है जब आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, जैसे कि मुझे किसी से 50 लाख रुपए लेने हैं जैसे, तो मैंने बोला कि ठीक है तुम सिर्फ मुझे 40 लाख रुपए दे देना, ये कंपोजिशन डीड है। ऐसी डीड जो होती है उनको क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं होता, ये एग्जेम्प्टेड होती है। जैसे कि ए गिफ्ट गिफ्ट डीड, ए गिफ्ट डीड बी लीज, ओके दिस इज क्वेश्चन। तो एग्जेम्प्ट डॉक्यूमेंट कौन सा है, कंपोजिशन डीड को एग्जेम्प्ट किया गया है, ठीक है। उसके बाद है शेयर्स एंड डिबेंचर्स। शेयर्स आपको पता ही है जो कंपनीज के होते हैं, और डिबेंचर्स बेसिकली क्या होता है, जब कंपनी लोन लेती है ना पर्सन से, उसके बदले में जैसे कोई सर्टिफाइंग डॉक्यूमेंट्स हैं, पर्सन से लोन ले रही है, तो वो और बाद में फिर कंपनी कहती है कि हम आपको इंटरेस्ट के साथ पे करेंगे, तो वो बेसिकली जो सर्टिफिकेट ग्रांट कर रही है वो बेसिकली क्या है, वो डिबेंचर है जब कंपनी लोन ले रही है। तो ये जो शेयर और डिबेंचर्स होते हैं, जो कंपनी के शेयर्स एंड डिबेंचर्स होते हैं, ये भी क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट होते हैं, ठीक है, इनका भी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर नहीं होता। फिर है गवर्नमेंट ग्रांट्स, जो गवर्नमेंट ग्रांट होते हैं वो भी क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट होते हैं। फिर है कोर्ट डिक्री, नॉर्मल केसेस में जैसे मैंने आपको बताया कुछ डिक्लेयर कर रही है, नॉर्मल डिक्री है, तो आपको उसको रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। तो कब रजिस्टर कराने की जरूरत है, जब वो राइट ट्रांसफर कर रही हो इमूवेबल प्रॉपर्टी में, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, ठीक है। तो कोर्ट डिक्री रजिस्ट्रेशन क्या है, नॉर्मल केसेस में क्या है, कभी कभी कोर्ट डिक्री रजिस्ट्रेशन, समटाइम्स, ऑलवेज नहीं, नेवर नहीं, ओनली सिविल केस नहीं, सब कभी कभी हो सकती है, जैसे मैंने आपको भी बताया। मॉर्गेज रिसीट, ठीक है, जब हम अपनी क्या कहते हैं लैंड को मॉर्गेज करते हैं, फिर हमें उसके बदले में जो रिसीट मिल रही है, तो कहा गया कि जो मॉर्गेज रिसीट होती है, जो आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो जो मॉर्गेज की जो पेमेंट की रिसीट है, जो आप पेमेंट कर रहे हो मॉर्गेज का, क्या उस पेमेंट की रिसीट को भी रजिस्टर कराना जो है रिक्वायर्ड है, नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। फिर इसका सबसेक्शन 3 अडॉप्शन अथॉरिटी, इसमें बात की गई अथॉरिटी टू अडॉप्ट आफ्टर 1872, ठीक है, 1872 के बाद गोद लेने की अनुमति रजिस्टर करनी होती है यदि वे वसीयत में नहीं है, ठीक है। तो ये हमने अपना सेक्शन 17 को बहुत ही इजी तरीके से कवर कर लिया। आपको जैसे मैंने बताया है इतना ही एस्पेक्ट आप याद रखना, तो आपको बहुत इजी लगेगा। अब देखिए सेक्शन 18 बात करता है ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन।
इसका मतलब रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप चाहें तो करवा सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो भी, नहीं कराते तो भी कोई बात नहीं। जैसे कि सेक्शन 18 ने बोला, प्रोवाइड्स डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल नॉट कंपलसरी। इस सेक्शन में ऐसे दस्तावेज दिए गए हैं जिसका रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है लेकिन कराया जा सकता है। जैसे कि प्रॉपर्टी है कोई जिसकी वैल्यू 100 रुपए से कम है, क्योंकि हमने भी पढ़ा इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर उसकी वैल्यू 100 रुपए से कम है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराओ मत कराओ चलेगा, लेकिन 100 रुपए से ज्यादा है तो कंपलसरी है, क्योंकि हमने सेक्शन 17 में पढ़ लिया। फिर डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू लेस देन 100 रुपीज, क्या है इसमें, क्या है, अगर लेस देन 100 रुपीज है तो इसका आंसर होगा डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू लेस देन 100 रुपीज। ये इसका एग्जाम्पल है। एमसीक्यू, सेक्शन 18 अप्लाइज टू प्रॉपर्टी जहाँ पे वैल्यू क्या है, बिलो 100 रुपीज है। फिर उसके बाद है रिसीट और पेमेंट डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ पेमेंट मिल गई है, ठीक है, हाँ हाँ इसने मुझे पेमेंट दी है, तो ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स एक्नॉलेज करते हैं कंसिडरेशन, उनको भी क्या है, उनको भी रजिस्ट्रेशन कराने की क्या है, जरूरत नहीं है, मतलब ऑप्शनल है, मर्जी है तो करा लो अगर आप चाहते हैं सेफर साइड के लिए, ठीक है। फिर है लीज अप टू 1 ईयर। अप टू 1 ईयर मतलब 1 साल से, अगर 1 साल तक की लीज है या उससे कम की है, 1 साल से ज्यादा की नहीं है, तो लीज नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, तो उस केस में क्या है, ऑप्शनल है, मन है तो करा लो। फिर है मूवेबल प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें भी अगर आपका मन है तो आप करा सकते हैं, ऑप्शनल है। विल, देखिए विल का जो रजिस्ट्रेशन होता है ना वो भी ऑप्शनल होता है, ठीक है। विल का रजिस्ट्रेशन, अगर कोई विल बनाई है किसी पर्सन ने तो उसका रजिस्ट्रेशन भी ऑप्शनल ही रहता है, ठीक है। तो बेसिकली हमने सेक्शन 18 को भी कवर कर लिया कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिनका जो रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल है। सेक्शन 17 में हमने पढ़ा था ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट है जिनका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। अब देखो एक बात याद रखना, ये सेक्शन 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कह रहा है कि अगर डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है उसको समझ नहीं आ रही है तो वो रजिस्टर करने से रिफ्यूज कर सकता है, ठीक है। जैसे कि आप दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, और दिल्ली में अब जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है उसको इंग्लिश आती है और हिंदी आती है, और आपने जो डॉक्यूमेंट पेश किया है उसमें आपने कोई और लैंग्वेज लिख दी जो उसको समझ नहीं आती है, तो जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है वो क्या करेगा, वो रिफ्यूज कर देगा, या फिर वो बोलेगा कि आप मुझे इसकी ट्रांसलेशन प्रोवाइड कराइए। ट्रांसलेशन अगर आप प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन को वो रिफ्यूज कर सकता है। वर्ड याद रखना, रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज किया जा सकता है अगर डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज इज नॉट अंडरस्टूड बाय रजिस्टरिंग ऑफिसर, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट लैंग्वेज इशू क्या है, रिफ्यूज हो सकता है विदाउट ट्रांसलेशन। फिर है करेक्शन इन डॉक्यूमेंट। अब आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है, अब आपने जब उस डॉक्यूमेंट को बनाया, जैसे सेल डीड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट बनाया, आपने उस पर करेक्शन कर रखी है, ठीक है, काट के कुछ और लिख रखा है, ऐसे केस में क्या होगा, जैसे 2 लाख रुपए लिखे तो 2 लाख का आपने 8 कर दिया, ठीक है, तो वो करेक्शन नजर आ रहा है, काट के उसको कुछ और 5 लाख कर दिया, ये करेक्शन नजर आ रहा है, तो रजिस्टरिंग ऑफिसर इस केस में क्या करेगा, वो चाहे तो रिफ्यूज कर सकता है, ठीक है, कि मैं ये इस डॉक्यूमेंट को क्या रजिस्टर नहीं करूंगा जब तक कि इस करेक्शन को आप क्या करना कर दे, अटेस्ट ना करा दे। अटेस्ट का मतलब दोनों पक्ष, जो उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड दोनों पक्ष आके इसमें साइन ना कर दे कि हाँ ठीक है हम इसको क्या कर रहे हैं, अटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये बात याद रखना, दोनों पार्टीज। तो करेक्शन इन डॉक्यूमेंट रिक्वायर अटेस्टेशन, उसका अटेस्टेशन होना जरूरी है। फिर सेक्शन 21 बोलता है डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, की जो प्रॉपर्टी की डिटेल्स है ना जो डॉक्यूमेंट्स में लिखी है वो क्या होनी चाहिए, क्लियरली डिस्क्राइब्ड, बिल्कुल क्लियर डिटेल्स होनी चाहिए प्रॉपर्टी की, ताकि प्रॉपर्टी को जो आसानी से क्या किया जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके। संपत्ति का स्पष्ट विवरण होना जरूरी है ताकि पहचान हो सके, जैसे हाउस डिस्क्रिप्शन इन टाउन रिक्वायर्ड, बाउंड्रीज कितना एरिया, अगर कोई सर्वे में मैप है तो उसका रेफरेंस, ये सब चीजें। तो पर्पस ऑफ सेक्शन 21 क्या है, प्रॉपर्टी का इजीली आइडेंटिफिकेशन हो सके। फिर हमारा सेक्शन 22 गवर्नमेंट मैप रेफरेंस, सरकार संपत्ति का विवरण सरकारी नक्शे या सर्वे के आधार पर मांग सकती है। स्टेट गवर्नमेंट भी ये कह सकती है, स्टेट गवर्नमेंट में रिक्वायर प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन गवर्नमेंट मैप और सर्वे की, जो आप अभी प्रॉपर्टी की डिटेल्स लगा रहे हो तो स्टेट गवर्नमेंट ये भी कह सकती है कि इसमें आप जब प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन है वो किस पे बेस्ड होगा, गवर्नमेंट मैप और सर्वे, जो गवर्नमेंट के द्वारा मैप्स और जो है सर्वेज हैं, ठीक है। तो सेक्शन 22 रिलेट्स टू सर्वे बेस्ड प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो आज हमने कवर किया है सेक्शन 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22।
और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट था हमारा सेक्शन 17, जिसको मैंने आपको बहुत इजीली तरीके से, सिंप्लीफाइड तरीके से समझा दिया। और 18 भी इम्पोर्टेंट है, बाकी 19 वगैरह इतना ज़्यादा इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल है, वन वर्ड है, मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको इसी तरीके से चीज़ें समझ आ रही हैं, ये पैटर्न समझ आ रहा है, लॉ को सिंप्लीफाई तरीके से पढ़ने को मिल रहा है, और आपको लग रहा है कि ये पैटर्न अच्छा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करना, शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी एक अच्छा कमांड आ सके इन एक्ट्स पर। और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।